Hello everyone, welcome back. So we shall be studying about the NEET chapter 8. We in the previous class studied about that is immunity. We studied about the introductory part, the immunity, innate immunity, how it is provided. And today we shall be starting with acquired immunity. Actually, this has already been taught in your board class 2, but I shall just have a quick look because this wherein I first recorded the videos, it included both the NEET as well as the board. It's the same thing. Fine. So basically when we talk, but we shall just revise it and you shall then on complete the MCQs regarding the innate as well as the acquired immunity. Talking about the acquired immunity, like it's pathogen specific जो हमने पढ़ा था, we have already studied all of this. We will just have a look at it. Fine. This means that our body, like it is pathogen specific, it has memory. Then when our body is encountered by a pathogen for the first time, it produces a response. जो हमें पता है acquired immunity में जब पहली बार हमारे बॉडी में कुछ आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो लो इंटेंसिटी का होता है. फिर दूसरी बार वही पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करेगा, तब क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसके पास मेमोरी है, तो मेमोरी की वजह से वो क्या होने वाला है, एकदम फास्ट इम्यूनिटी सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देगी. तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स. क्या बोलेंगे? इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. यस. Now it is also termed to be as anamnestic response. Fine, anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory. वो किसकी वजह से होता है? Because हमारे बॉडी के पास मेमोरी है, उसको पता होता है कि भाई पहले ये चीज़ आ चुकी है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट होता है. द आर्मी इज़ ऑलरेडी देयर, द आर्मी इज़ ऑलरेडी ट्रेन, द आर्मी इज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. सो वो क्या होगी, अब अटैक करना शुरू करेगी. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या फीचर्स हैं? वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट दैट इज स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी लाइक इट इज स्पेसिफिक. एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीबॉडीज अलग अलग होते हैं. डाइवर्सिटी. दिस सिस्टम रिकॉग्नाइजेज द वास्ट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. येस, ऑब्वियसली वो ये जो सिस्टम है सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई 10-15 माइक्रोब्स को पहचान सकेगी और उनके अगेंस्ट ही फाइट कर सकेगी. जैसे कि हमारी बॉडी की आर्मी तो ऐसा नहीं होता कि भाई इट विल फाइट अगेंस्ट ओनली चाइना, only Pakistan. It can fight with the army worldwide. It can fight with the people worldwide. So similarly, the secondary response is such, or the antibodies that are inside our body are such that can fight. This system recognize the vast different variety of microorganisms. Fine. Now discrimination between self and non self, ये भी हमने पढ़ा था. इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ, दैट इज खुद के सेल्स, और फॉरेन टिश्यू को वो समझ सकता है. मेमोरी, ये तो हमें पता ही है कि भाई दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. तो yes, so when a pathogen enters inside the body takes longer time to recognize, that is in the primary response, but the memory of this encounters remains in the immune system. वो primary response वाला जो होता है वो हमारी immune system में बना रहता है and responds quickly to it. This is known as secondary or anamnestic immune response. Anamnestic, that is memory based immune response. This is based on the memory of the immune system. और ये हमने ग्राफ भी पढ़ लिया है ऑलरेडी. फाइन, कि भाई पहली बार जब एंटीबॉडी अपने बॉडी कोई एंटीजन अपने बॉडी में एंटर करता है तो वो जो उसका रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी का वो कम होता है. फाइन, धीरे धीरे डेवलप होता है, कम होता है, फिर ड्रॉप हो जाता है. समझ लो वो सेकेंड बारी ही वे एंटीजन अपने बॉडी में आ रहा है तो एकदम फास्ट, एकदम रैपिड, ये देख रहे हो आप स्लोप, कितना स्टीप स्लोप है, तो एकदम रैपिडली ये धीरे धीरे हो रहा था. ये इतना फास्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं बिकॉज ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट थे. फाइन. Now, the primary and the secondary immune response are carried out with the help of two special. ये हमने पढ़ा था, जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्स है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ये जो फाइटिंग वाले एंटीबॉडीज़ हैं वो दो तरह के सेल्स करते हैं, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. फाइन, ये भी हमने पढ़ा था. बी लिम्फोसाइट की डिटेल पढ़ी थी हमने, टी लिम्फोसाइट पढ़ा था. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर बी. बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी. फाइन, एंड दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़. जो ये प्रोटीन सीक्रेट करते हैं उनको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज.
The T cells themselves do not secrete antibodies but helps B cells to produce them. T cells क्या करते हैं, B cells को प्रोवोक करते हैं कि भाई आपको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने हैं, तो B लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और T लिम्फोसाइट उसको मदद करेंगे. हाँ, ये सारी चीज़ें बेटा हमने बोर्ड्स में पढ़ ली हैं. हमारे जो क्लासेस थे उसमें वी आर जस्ट हैविंग अ क्विक रिविजन. When a host is exposed to antigen, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host. The immunity is known as active immunity. अभी हमें ये भी पता है कि acquired immunity है वो दो तरह से divided होती है, active and passive. तो active की जब हम बात करेंगे तो वो कब होती है, फाइन, जैसे कि हमारे बॉडी में डेड या फिर ऐसे कोई माइक्रोब्स चले आए, फाइन, लिविंग या डेड माइक्रोब्स चले आए और खुद में खुद अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो खुद से हो रहा है तो उसे एक्टिव बोलेंगे, फाइन. या फिर हम लोग डायरेक्टली ही एंटीबॉडीज़ अपने बॉडी में डाल दें, दैट इज़ व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंट्रोड्यूस, इट इज़ टर्म टू बी एज पैसिव इम्यूनिटी, फाइन. तो ये दो चीज़ें हैं, वे भी हमने पढ़ी थी. वी शैल हैव जस्ट लुक. प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट. पैसिव इम्यूनिटी है तो वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाले जाते हैं, तो पैसिवली डाले जाते हैं, फाइन. सो रिसीव पैसिवली बाय द होस्ट एंड होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट. अपनी इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करती इसमें, तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सारे एक्टिवेट होंगे और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे. इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड, ये कैसे बनाई जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी है वो कैसे किया जाता है, तो वैक्सीन देने पर. वैक्सीन जैसे कि डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में डाल देंगे, फिर एंटीबॉडीज़ खुद में खुद बनने लगेंगे. ये पैसिव इम्यूनिटी कैसे होती है, तो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय एडिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज़. इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव. ड्यूरेबल, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो इफेक्टिव होता है बट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एज ए सॉरी, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, इफेक्टिव होता है, फिर. अब जब पैसिव इम्यूनिटी की हम बात करें तो जैसे कि एंटीबॉडीज़ खुद में खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वे हमारे बॉडी के मेमोरी सेल में रह जाएंगे और ये लॉन्ग लास्ट चलेंगे पूरी लाइफ और इफेक्टिव होते हैं. जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात करो, जैसे कि आपने स्नेक काट लिया है तो स्नेक के अगेंस्ट जो एंटी वेनम लिया है, तो वो इस एंटी वेनम में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो बारी बारी काम नहीं कर पाएंगे. आपको जब सेकेंड टाइम स्नेक काटेगा या कुछ होगा तो आपको वापस भी एंटीबॉडीज़ लेने पड़ेंगे, तो दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव. इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर अ लैग फेज. ये भी हमको पता है कि थोड़ा बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा फिर इम्यूनिटी डेवलप होगी, और इसमें तो तुरंत इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ डाल ही दी हैं तो तुरंत वो काम करना शुरू हो जाएगा, फाइन. देन सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट. येस, इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट मतलब जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके अंदर ये एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करती, फाइन. जैसे कि वैक्सीन डाल दी है और वो पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट है तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है. और ये चीज़ अच्छी है क्योंकि ये इम्यूनोडेफिशिएंट पीपल में भी चल सकती है. ऑन द कॉन्ट्ररी ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही रहती है. Now, used for prophylaxis to increase the body resistance and used for the treatment of acute infection. ये किसके लिए यूज़ हो जाती है, जैसे कि acute infection जो है, जैसे कि immediate कुछ हुआ है तो उसके लिए. और ये किसके लिए कि भाई अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये की जाती है, फाइन. कि बारी बारी जो एंटीबॉडीज़, एक बार हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज़ मेमोरी में चले जाएँ कि मेमोरी उसको याद रखे, तो ये बारी बारी यूज़ हो सकते हैं, फाइन. और ये एक्यूट शॉर्ट टर्म जो इन्फेक्शन होते हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़ हो जाती हैं, फाइन. नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. तो जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इम्यून सिस्टम में हैं, तो सबसे पहला होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यूज़. देन होते हैं सेल्स, तो कौन से सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स. एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़. ये टी सेल्स और बी सेल्स मिलके बनाते हैं, जैसे कि बी सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज़ पर टी सेल उनको हेल्प करता है. तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज़. We have also gone through the same thing. We'll just have a quick look. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens. Yes, हमारी immune system unique क्यों है, क्योंकि वो foreign system को understand कर पाती है.
responds to this and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune disease and organ transplantation. ये जो हमारी immune system है ये allergic reaction में भी fight करती है. autoimmune diseases जो होते हैं इनमें भी वही immune system ही involved होती है. और organ transplantation में भी जो problems वगैरह create होती हैं कि भाई ये बराबर नहीं है या फिर सही है, तो वो चीज़ कौन पहचान सकता है? तो that is हमारी immune system. Fine. अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स की. हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑलरेडी देख लिए हैं. तो जैसे कि हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में बेसिकली होता क्या है, दैट इज ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट ऑकर्स. दैट इज ओरिजिन, उसका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन मतलब में उसका इंक्रीज होना, ग्रो होना, तो उसे बोलेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स ऑकर. लिम्फोसाइट्स क्या हैं? तो भाई एक टाइप ऑफ WBC है. अब लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी की बात करें तो बोन मैरो एंड थाइमस. तो बोन मैरो और थाइमस में क्या होता है, इमैच्योर जो लिम्फोसाइट होते हैं, जो भी इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वे डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इन द बोन मैरो एंड थाइमस. जो इमैच्योर होते हैं उनका मैच्योरेशन का काम, जैसे कि बोन मैरो है तो वे लिम्फोसाइट्स बनाती हैं. फाइन, दोनों ही बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. अब बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वे इधर ही मेच्योर होते हैं, बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो टी लिम्फोसाइट हैं भले बनते बोन मैरो में हैं पर वे जाते कहाँ हैं, थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं. फाइन, ये ध्यान रखना ज़रूरी है. Now after maturation the lymphocyte migrates to अब एक बार maturation हो गया, जैसे कि lymphocyte हैं दोनों ही तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही तरह के, वे कहाँ जाएंगे, lymphoid organ में जाएंगे. जैसे कि spleen है, lymph nodes है, tonsil है, Peyer's patches हैं जो small intestine में होता है, appendix हैं. फिर वे सेकेंडरी lymphoid organs में रहते हैं. फिर वो क्या होता है, जो एंटीजन अपने बॉडी में अच्छे से घूम रहे होते हैं, भाई आराम से घूम रहे होते हैं, उनको कैप्चर करके उनके साथ फाइट करके उनको किल कर देते हैं. जैसे कि कोई इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पेयर्स पैचेस में जो लिम्फोसाइट होंगे वो इसको पकड़ लेगी. जो लिम्फोसाइट जैसे कि बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडीज़ बनाएगी, उसको पकड़ लेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. फाइन, yes, so this is yes, important again. Moving ahead, that is द बोन मैरो. जब हम बोन मैरो की बात करें तो वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाता है क्योंकि उसमें ही लिम्फॉइड सेल्स बनते हैं. जैसे कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सारे ब्लड सेल्स भी वहाँ ही बनते हैं. अब थाइमस की बात करें तो हमने देखा था वो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. हार्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के नीचे. द थाइमस इज़ क्वाइट लार्ज. जब बर्थ होता है तब उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है और प्यूबर्टी पे आने पे उसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है. फाइन, इसकी भी हमने बात की थी. बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ, हाँ दोनों ही बोन मैरो और थाइमस में माइक्रो एनवायरनमेंट मिलता है जिनसे क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स है. फाइन, अब जब हम दूसरे ऑर्गन की बात करें जैसे कि स्प्लिन है. स्प्लिन की बात करें तो इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. एक बड़ा सा बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. फाइन, मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स. उसके अंदर सारे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो उनके अंदर स्टोर होते हैं, फेगोसाइट्स स्टोर होते हैं. और ये हमने वे भी पढ़ा था, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड. जो भी ब्लड होता है वो फिल्टर होकर उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्प्लिन कैप्चर कर लेता है. फाइन, ना द लिम्फ नोड्स. अब दूसरे ऑर्गन की बात करें तो लिम्फ नोड्स जो होती हैं बीच बीच में, हमने पढ़ा था लिम्फॉइड ऑर्गन्स होती हैं उसके बीच बीच में ऐसे नोड्स होती हैं तो उसे बोलेंगे लिम्फ नोड्स. फाइन, वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट पॉइंट्स पे लिम्फेटिक सिस्टम में दिखाई देता है. लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में उसको कैप्चर कर लेते हैं. फाइन, और फिर यस क्या करते हैं तो उनको किल करने का काम करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसाइट भी हैं. सो एंटीजेंस विच आर ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड कॉजेज इम्यून रिस्पॉन्स. इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे. अब एंटीजन भी इधर आ गए हैं तो एंटीजन इसमें जाने के बाद क्या करेंगे, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे और फिर दोनों फाइट करेंगे और एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो विद इन द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस लेयर दैट इज इन द मेजर ट्रैक्ट्स लाइक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये भी हमने पढ़ लिया है और ये 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू हमारे बॉडी में बनाता है. दिस इज अगेन ऑल्सो व्हाट वी हैव स्टडीड.
बोन मैरो जो होता है उसमें लिम्फोसाइट दैट इज स्टेम सेल्स होते हैं जिनको बोलेंगे लिम्फोसाइट प्रिकॉर्सर सेल। इनमें से टी सेल, बी सेल बनेंगे। अब ये जो टी सेल हैं वो डायरेक्टली मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाएगा, और बी जो सेल हैं वो बोन मैरो में ही दो तरह के बी सेल बनाएगा, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। अब ये जो मेमोरी है वो याद रखती है, और प्लाज्मा बी सेल है वो क्या करेगी, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। किन टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, M, D, E, फाइन, जिनकी वजह से हमें मिलती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज़ AMI। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ बिकॉज ऑफ बी सेल, फाइन। सिमिलरली टी सेल की वजह से हमें मिलती है सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, फाइन। थाइमस में ये जो टी सेल्स हैं वे मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद 4 तरह के टी सेल बनाते हैं। हमने पढ़ा था TH सेल, TK या फिर TC सेल हमने बोला था, दैट इज साइटोटॉक्सिक सेल, किलर सेल, TS सप्रेसर सेल, TM की मेमोरी सेल, बराबर। और इनकी वजह से जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वगैरह की वजह से जो किलर सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनकी वजह से हमें मिलती है सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, फाइन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल की वजह से जो इम्यूनिटी मिल रही है, कौन से सेल, तो टी सेल की वजह से, फाइन, जो सेल है जो फाइट करने में मदद कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो हमने देखा था परफोरिन सीक्रेट कैसे होता है, फाइन, किस में से सीक्रेट होता है। फिर हेल्पर सेल क्या करती है, तो हेल्पर सेल भाई बी सेल के पास जाती है और बी सेल को बोलती है कि भाई आप एंटीबॉडीज़ बनाइए। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, फाइन। सी देर आर 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, 2 तरह की एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल्यूलर इम्यूनिटी हम बोल सकते हैं, और दूसरा है AMIS। CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमरल इम्यूनिटी, फाइन। और बी सेल्स। जब CMIS की बात करते हैं तो दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दिस इम्यून सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन टी सेल्स। ये CMIS सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें देता है टी सेल्स, और टी सेल्स 4 तरह के होते हैं जो हमने पढ़े हैं। हेल्पर सेल जो होते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग अ बिट, दिस इज़ जस्ट लाइक अ क्विक रिविजन। वी हैव ऑलरेडी सीन इट एंड यू मस्ट हैव रिटन इट इन योर नोट्स टू। सो बेसिकली yes, पहला है टी हेल्पर सेल। दिस एक्टिवेट्स द हेल्पर सेल्स, the activated helper cell stimulates the killer T cell and B cell, and this killer T cell and B cell starts dividing and produce clones. This phenomenon is known as clonal selection. तो ये याद रखना कि क्या होता है, ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स किन किन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि ये वाले हेल्पर टी सेल्स हैं तो दोनों तरफ जाते हैं, जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास भी जाते हैं और बी सेल के पास भी जाते हैं, जैसे कि इधर डायग्राम दी रखी है, देखो ये प्लस है, मतलब में ये टी हेल्पर सेल इनको भी प्रोवोक करते हैं और ये टी हेल्पर सेल इनको भी प्रोवोक करते हैं, जो प्लस लिखा गया है। तो टी हेल्पर सेल बी सेल के पास जाके बोलता है भाई आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, और टी एच सेल साइटोटॉक्सिक सेल के पास जाता है और फिर बोलता है भाई आप अपना काम करना शुरू कर दो, फाइन। और yes, start dividing and produce clones. So basically it goes to the T and the B cell, and this killer T cell and B cell start dividing and produce clones. ये जो B cells और T cells हैं वो डिवाइड होने लगते हैं इमीडिएटली, और क्या बनाते हैं, क्लोन्स। सेम उनके जैसे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, सेम उनके जैसे TC सेल बनेंगे, और बहुत सारे क्लोन्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ये T सेल और B सेल बन जाएंगे, जिनको बोलेंगे क्लोनल सिलेक्शन। दे प्रोड्यूस, हाँ, तो फिर क्या होता है, ये क्लोनल सिलेक्शन मतलब बहुत सारे टी सेल बी सेल बन गए, फाइन। किन की वजह से, हेल्पर टी सेल हेल्प मांगने गया और उसने क्या किया, दोनों को प्रोवोक किया, इसको और इसको, फाइन, दोनों को। तो इसकी वजह से ये दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और ये जो साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स हैं वे अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो ये दोनों ही मिलके, ये जो टी हेल्पर सेल हैं वो साथ ही साथ, ये जो टी हेल्पर सेल है साथ ही साथ, हमने देखो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों को प्रोवोक करती है, इसके साथ ही साथ ये जो जो टी हेल्पर सेल है वे क्या करती हैं, दैट इज़ लिम्फोकाइनस प्रोड्यूस करती है, जो एक टाइप ऑफ साइटोकाइनस है। क्या प्रोड्यूस करती है, दैट
दैट इज लिम्फोकाइनेस। अब ये जो लिम्फोकाइनेस है, दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइनेस मैसेंजर मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जिनकी वजह से जिस साइट पे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है, उधर WBC को भेजते हैं। दैट इज़ सारे WBC को उधर भेजते हैं कि भाई उस ऑर्गन में जाओ, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ और आप काम करना शुरू कर दो। तो ये जो टी हेल्पर सेल है इसको एक्टिवेट करती है और साथ ही साथ साइटोकाइनेज सीक्रेट करती है। साइटोकाइनेज है लिम्फोकाइनेज। फिर नाउ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज साइटोटॉक्सिक या तो किलर सेल। अब ये जो किलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं? दिस सेल्स और द क्लोन्स ऑफ दिस सेल्स डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स और टारगेट सेल्स एंड किल द पैथोजन ऑल्सो द कैंसरियस सेल्स। फाइन, ये क्या करेंगे? ये टारगेट सेल को ख़त्म कर देंगे। ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं, और ये ही मेन कहलाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहुँचाने वाले सेल। दैट इज टी सेल 4 तरह के हैं। ये हेल्प मांगता है। साइटोटॉक्सिक सेल मतलब में सेल को टॉक्सिक करके मार देता है। कौन? किन के सेल को? तो भाई एंटीजेंस के सेल को। तो यही मेन सेल्स कहलाते हैं टी सेल्स में। फिर ये इन्फेक्टेड सेल्स और टारगेट सेल को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी RBC में इन्फेक्शन हुआ है तो ये RBC को किल कर सकता है। फिर साथ ही साथ ये पैथोजेंस को भी ख़त्म कर सकता है, कैंसरियस सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर बाय सीक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर और ये लिम्फोकाइनेज सीक्रेट करता है जो एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है, और ये एंटीजेंस पे एक्ट करके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर now this is basically responsible for providing us cell mediated immunity, और ये also destroy the transplanted tumor cells and other foreign cells। जो foreign cells होते हैं जिनमें transplant में प्रॉब्लम है, grafting में प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब हमने पढ़ा है सप्रेसर सेल। ये जो सप्रेसर सेल है वे क्या करते हैं? सप्रेस करने का काम करते हैं। फिर अब हमने ये देखा कि ये जो किलर साइटोटॉक्सिक सेल हैं वे क्या करती हैं? तो दैट इज़ ये किलर साइटोटॉक्सिक सेल हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं। वो कैसे करती हैं? तो वो परफोरिन सीक्रेट करती हैं और लिम्फोटॉक्सिन सीक्रेट करती हैं। परफोरिन सीक्रेट करने पे वे क्या करेगी? जिस सेल में इन्फेक्शन है उस सेल को ख़त्म कर देगी। और लिम्फोटॉक्सिन करने पे क्या करेगी? वो खुद से खुद एंटीजन को ख़त्म कर देगी, एंटीजेंस को मार देगी। और परफोरिन सीक्रेट करने पे जिस सेल में एंटीजेंस का इन्फेक्शन है उस सेल को ही ख़त्म कर देगी। तो दैट इज़, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। किलर साइटोटॉक्सिक सेल ये दोनों चीज़ें रिलीज़ करती हैं और ऐसे काम करती हैं। अब जो सप्रेसर सेल होते हैं वो क्या करते हैं? सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ टी सेल एंड TH सेल्स। TC सेल्स और TH सेल्स जो होते हैं उनको सप्रेस कर देती है। बारी बारी ये रिलीज़ होते रहेंगे तो क्या करेंगे? हमारी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, तो उसको काम डाउन तो करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत गुस्से में हैं तो उसको काम डाउन कौन करेगा? तो भाई सप्रेसर सेल उनको काम डाउन करते हैं। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज़ द लास्ट वन दैट इज़ द मेमोरी सेल्स। दे डू नॉट किल द पैथोजेंस और डोंट फॉर्म द एंटीबॉडीज, बट दिस सेल्स रिटेन द मेमोरी। ये किल नहीं करते या सप्रेस नहीं करते, बट ये मेमोरी में अपने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। फाइन, दे कन्वर्ट इनटू इफेक्टर सेल्स। ये किन में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू इफेक्टर सेल्स ऑन लेटर एनकाउंटर। जैसे कि समझ लो ये बहुत सारी आर्मी है। फाइन, ये बहुत सारी आर्मी है, तो ये समझ लो बी सेल से बने एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ हैं वे किसने प्रोड्यूस की? बी सेल्स ने प्रोड्यूस की अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। फाइन, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। अब बहुत सारे बी सेल्स ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, बट बहुत सारे बी सेल्स ऐसे होंगे जो अफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अफेक्टर सेल्स में मतलब में मेमोरी सेल्स में। और फिर वे ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा एंटीजन अपनी बॉडी में जब आ रहा है तो मुझे इसी टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने हैं, तो वे अफेक्टर सेल बन जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? जब सेकेंड एनकाउंटर होगा तब वही सेल्स क्या करेंगे? दे विल बी द मेन आर्मी ऑफ द बॉडी, दे विल बी द वन इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज
AMIS, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और द ह्यूमरल सिस्टम। तो वो किससे मिलती है हमें? एंटीबॉडी से मिलती है। फाइन, अब जब एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया था, जैसे कि उसमें क्या होता है भाई, हैवी चेन होती हैं, लाइट चेन्स होती हैं, ऊपर का जो रीजन होता है वो वेरिएबल रीजन कहलाता है, क्योंकि वो कीप्स ऑन चेंजिंग। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होता है और वो सब एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट होता है। फाइन, ये जो ऊपर का पार्ट है वो वेरिएबल रीजन कहलाता है, वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज सल्फाइड ब्रिज जिसको बोलते हैं, जो 16 नंबर होते हैं। फाइन, और ये जो ऊपर का साइट है उस पर बाइंडिंग कैसी होती है? तो वही ऐसी होती है, जो एंटीजन्स आते हैं वो एंटीबॉडी के ऊपर ऐसे करके क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट ये जो स्ट्रक्चर है उसका पहला वाला जो स्ट्रक्चर हम समझते हैं, तो एंटीजन डिटर्मिनेंट और दी एपिटोप, ये जो एंटीजन्स होते हैं उनके जो फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे एपिटोप, और जो नीचे से वो कनेक्ट करता है उसको हम बोलेंगे पैराटॉप। फाइन, और ये एक हैवी चेन है और ये एक लाइट चेन है। सो बेसिकली ये ऊपर का सेक्शन हमें दिखाया गया है नीचे, जहाँ एंटीजन ऐसे आके बाइंड करते हैं। फाइन, अब the immune system based on B lymphocyte 10 to 20%, and this B lymphocyte secretes antibodies. B lymphocyte 10 to 20% अपनी इम्यूनिटी बनाते हैं और वे एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं। तो एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी उसका दूसरा नाम है। कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है? एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनमें से 2 हेवी होती हैं, 2 लाइट होती है, जिनकी वजह से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो ब्रिज होती हैं। फाइन, वाई शेप की होती हैं और उनको हम H2L2 के रिप्रेजेंट करते हैं। 2 top sites of this molecule bind with antigen that is large and complex for antigen क्या होता है? तो कुछ नहीं, लार्ज फॉरेन मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन का बना होता है और वो ऐसे एंटीबॉडी पे आके बाइंड करता है, लाइक लॉक एंड की फैशन। लॉक एंड की, जैसे कि ये एक लॉक है उसमें की आके फिट हो जाती है, वैसे ही एंटीजन इधर आके क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। फाइन, एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो कुछ एक वर्ड है जो हमने पढ़े हैं, वापस हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज़ अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन क्या होता है? तो एंटीबॉडीज़ के ये सारे फंक्शन है। अग्लूटिनेशन क्या होता है? जैसे कि एंटीबॉडी अटैचेस विद एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस बाय सेल लाइसिस। सो बेसिकली जब ये बाइंडिंग होता है तो उस बाइंडिंग को, एंटीबॉडी और एंटीजन के बाइंडिंग को हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन, और जिनकी वजह से एंटीबॉडी इस सेल को खत्म कर देगी, दैट इज सेल लाइसिस करके। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, फाइन, एंटीजन विथ ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, that is IgG and IgM facilitates the phagocytes cells। अब क्या होता है? कोटिंग ऑफ, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसके ऊपर जैसे कुछ फ्लैग जैसा लग जाता है। फाइन, मतलब में ये फ्लैग जैसा क्या होता है? तो एंटीबॉडीज अटैच होते हैं। कौन से एंटीबॉडीज? तो ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। ऑप्सोनिन मतलब में IgG और IgM, IgG और IgM ऐसे करके उस पर अटैच हो जाते हैं और ये फ्लैग जैसा लग जाता है और ये घूमते रहते हैं। फिर हमारे बॉडी के जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं तो उनके कांटेक्ट में जब आते हैं तब ये क्या करते हैं? तो ये IgG और IgM फेगोसाइट के कांटेक्ट में आने पे फेगोसाइटोसिस को प्रोवोक करेंगे और ये इसको क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। तो दैट इज़, ये कुछ फ्लैग लेके घूम रहे हैं बॉडी में और वो फ्लैग क्या है? एंटीबॉडीज। तो दिस प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस विच इज़ मीडिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। फेगोसाइटोसिस मतलब में, फेगो मतलब में टेकिंग इनसाइड दिस सेल, ये अपने बॉडी के अंदर ये सेल ले लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फाइन, तो दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। और ये किसकी वजह से होता है? तो प्रोसेस इज टर्म्ड टू बी एज opsonization. Now neutralization. Antibodies neutralize the toxin of bacteria by attaching with them. कभी कभार क्या होता है? पूरा का पूरा एंटीजन नहीं पर उनका जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। फाइन, तो कौन कौन से हैं अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज? IgG, A, M, E एंड D। तो फिर G की बात करें तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है अपने बॉडी की? तो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमने पढ़ा है, एवरीथिंग जो हमने पढ़ लिया है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या कहलाता है? तो न्यूट्रोफिल्स है जो अपने WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन्स, फीवर वगैरह जो होता है, तो दैट इज़ द फर्स्ट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस।
अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे तो टी सेल और बी सेल, तो प्लीज़ ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स है। फाइन, अब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हमने पढ़ा था बेटा अपने क्लास में वही है, तो हम वापस रिपीट नहीं करेंगे कौन कौन से टाइप हैं उसके। फाइन, दैट इज़ ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके ऑकरेंस क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कर लिया है। फाइन, so some of the key points that you are supposed to remember: good human hypothesis was disapproved by William Harvey. Health is a state of physical, mental and social well-being. Interferons are secreted by virus infected cells. Natural killer cells is a non-pathogenic large granular lymphocyte. Natural killer cells जो होते हैं वो क्या है, phagocytic cell हैं, फाइन, और ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट हैं, जो हमने पढ़ा किलर सेल के बारे में हमने जो पढ़ा वही। फिर अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होती हैं एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयज द ट्यूमर, बेटा ये याद रखना, ये अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होती है वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से वो कैसे चलती है, तो मेमोरी की वजह से चलती है। द टी सेल्स देमसेल्स डू नॉट, टी सेल खुद से एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते बट बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज सीक्रेट करने में। माल्ट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू इन द बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, वी शैल इन द कमिंग क्लास स्टार्ट विथ वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। टिल देन आप ये सारे जो कंप्लीट हो गए हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, फिर जो है टी सेल, बी सेल, फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वी शैल इन द कमिंग क्लास स्टार्ट विथ वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, फाइन, एंड देन ऑन वी शैल मूव विथ वेरियस डिजीजेस। थैंक यू।